अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली रज़ा क्लिनिक से वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स पे। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन पे बात कर रहे हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने इम्पेटाइगो पे बात की थी, तो आज हम बात करेंगे फोलिकुलाइटिस, फ्रंकल और कार्बनकल के बारे में। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है। इसकी हम साइन, सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स, प्रेजेंटेशन और ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे फोलिकुलाइटिस पे। तो फोलिकुलाइटिस एज बाय नेम इट इज़ द सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल की जो सुपरफिशियल यानी कि ऊपर ऊपर से जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको फोलिकुलाइटिस बोलते हैं। अब क्या होता है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये स्किन का एक लेयर है, ठीक है, उससे ये बाल आ रहा है, नीचे हेयर फॉलिकल जा रही है, ये नॉर्मल हो गया। दूसरा ले लें आप, एक इसकी लेयर है, बाल ऊपर से आ रहा है, नीचे हेयर फॉलिकल है, वहाँ पे सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो गया, इसको बोलेंगे फोलिकुलाइटिस। दूसरी जो चीज़ है, फिर बाल आ रहा है, नीचे जा रहा है, हेयर फॉलिकल है। अब जो है ये थोड़ा डीप इन्फेक्शन है, यानी कि सुपरफिशियल से बढ़ गया, नीचे पूरे हेयर फॉलिकल तक चला गया और वहाँ पस फिल हो गई और बाहर दाना निकल आया है, उसको पस्ट्यूल बोलेंगे। तो फिर ये इसको बोलेंगे फ्रंकल या बॉयल। फिर क्या होता है कि अगर मल्टीपल हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व हों, 1 2 3 या एडजसेंट, वो सारे हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व हों और वहाँ पे एब्सेस टाइप जो है वो पस भर जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्बनकल। तो folliculitis is the superficial infection of the hair follicle. It is usually caused by the Staphylococcus aureus, Candida और Pseudomonas aeruginosa, डर्मेटोफाइट भी करवाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल फोलिकुलाइटिस की, जो कि स्टेफिलोकोकस आरियस करवाता है। अब ये प्रेजेंट कैसे करता है? प्रेजेंट करता है पस्ट्यूल, यानी कि दाना होता है, पीला सा दाना होता है जिसमें ना रेशा यानी कि पस भरी होती है, पीप भरी होती है पीली। और ये कोशिश करेंगे हम आपको पिक्चर भी दिखा दें। तो ये हेयर बियरिंग एरियाज पे होता है, या वहाँ होता है जहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है। तो हेयर बियरिंग एरिया कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है वो चेस्ट पे हो सकता है, उसके अलावा बियर्ड एरिया, दाढ़ी वाले हिस्से पे हो सकता है, उसके अलावा थाइज में, जांघों पे हो सकता है, ग्रोइन में हो सकता है, एक्जिला में हो सकता है, ठीक है। अब जो है ना, एक्जिला का जो फोलिकुलाइटिस है, एक्सिलरी फोलिकुलाइटिस, दैट मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एन अदर कंडीशन जिसको हम बोलते हैं हाइड्राडिनाइटिस सुप्राटिवा। तो उन दोनों में डिफरेंस जो है वो करना जरूरी है, क्योंकि हाइड्राडिनाइटिस सुप्राटिवा जो है ये इमोबिलिटी और डिसेबिलिटी करवाती है, ये थोड़ी सीरियस कंडीशन है। तो अगर हम इसको अर्ली जज करेंगे और रेफरल करेंगे तो पेशेंट के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर हैं, फोलिकुलाइटिस क्यों होती है? डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट को उसको हो सकती है, कोई टाइट कपड़े पहने, ठीक है, टाइट क्लॉथ्स पहने, ठीक है, ओक्लियन हो, उससे हेयर ट्रामा हो, ठीक है। तो उसके अलावा वैक्सिंग, जो वैक्स करते हैं फीमेल्स वगैरह वैक्सिंग करती हैं, तो वो हेयर ट्रामा होता है, तो उसके बाद भी हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर टॉपिकल स्टीरॉइड यूज़ अगर जो करते हैं, यानी कि किसी एक्जिमा की वजह से या वैसे हम स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी फोलिकुलाइटिस हो सकता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हाइड्राडिनाइटिस सुप्राटिवा से? एक्सिलरी फोलिकुलाइटिस को ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि फोलिकुलाइटिस अक्यूट इन्फेक्शन है, स्कार नहीं छोड़ता, उसके अलावा ये पस्ट्यूल होता है, ठीक है। जो हाइड्राडिनाइटिस सुप्राटिवा है उसमें कोमिडोन्स बनते हैं, वो स्कारिंग करता है, वो क्रॉनिक है। उसके अलावा उसमें कीलॉइड्स बनते हैं, तो उसमें नोड्यूल्स बनते हैं, तो वो ज़्यादा बुरा दिखता है। दोनों की पिक्चर्स हम दिखा देंगे आपको। अब फोलिकुलाइटिस की जो ट्रीटमेंट है वो हम कोशिश करेंगे, जो ट्रीटमेंट है अगर सुपरफिशियल है थोड़ा बहुत है, तो आप टॉपिकल एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीमिक्सिन बी, बेसिट्रेसन या फ्यूसिडिक एसिड की क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई कोमार्बिड इलनेस के साथ है, डायबिटिक है, और उसको जो है, क्योंकि ये सिस्टमिक स्प्रेड नहीं होता मोस्टली जो है ना, यानी कि फीवर वगैरह नहीं होता फोलिकुलाइटिस में, जो पस्ट्यूल दाना निकलता है या उसमें दर्द होता है, शदीद दर्द होता है, या उसमें दर्द नहीं होता, या वो पेनफुल होता है या वो पेनलेस होता है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि टॉपिकल एंटीबायोटिक जो है वो इफेक्टिव है। उसके अलावा अगर आप ओरल देखते हैं कि ओरल ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट इसको विद कोमार्बिड इलनेस या क़ुव्वत मुदाफ़त उसकी कम है, तो फिर आप जो है वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कोएमॉक्सिक्लेव इज़ द बेस्ट चॉइस, फ्लूकोक्सिसिलिन, क्लोक्सिसिलिन, सेफेलेक्सिन, उसके अलावा क्लेथ्रोमाइसिन, ये जो क्लिंडामाइसिन, ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम फ्रंकिल के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंकिल इज द इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल स्लाइटली डीपर एंड बिगर देन द फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस से ये ज़्यादा डीप होता है और बड़ा होता है इन्फेक्शन। तो नीचे भी पस भरी होती है स्किन के, और ऊपर दाना निकलता है, फिंसी बनती है, जैसे फिंसी होती है ना, उस फिंसी को हम फ्रंकल बोलते हैं या बॉयल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हेयर फॉलिकल का ही इन्फेक्शन है। ठीक है, वो नीचे भी पस भरी होगी, ऊपर भी पस भरी होगी, दाना निकलेगा और फिंसी बनेगी। सराउंडिंग सेल्यूलाइटिस भी कभी कभी होती है फ्रंकल के, लेकिन अगेन ट्रीटमेंट जो है वो सेम है, चाहे खाली बॉयल हो, फ्रंकल हो, या उसके साथ सेल्यूलाइटिस हो या ना हो, तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सेम है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के कुछ रूल भी हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। तो ट्रीटमेंट सेम है। फ्रंकल या बॉयल ये जो है इसकी एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर फ़र्ज़ करो एक बंदे को फिंसियाँ निकली, आपने उसका इलाज किया, ठीक हो गया, फिर दोबारा निकली, रिकरेंट हो रही हैं, ठीक है, तो फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्क्रीनिंग करना बड़ी ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी एज का पेशेंट आपके पास आए, अगर उसको बॉयल या फ्रंकल बार बार निकल रहा है तो फिर आपने डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। तो फ्रंकल बॉयल दोबारा आपको बताता हूँ, इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल बट इट इज़ नॉट द सुपरफिशियल, इट इज़ स्लाइटली बिगर एंड डीपर देन द फॉलिकुलाइटिस। तो फॉलिकुलाइटिस से ये ज़्यादा डीपर इन्फेक्शन होता है, इसको बॉयल बोलते हैं। अब इसमें जो है वो ऊपर पस्ट्यूल बनता है। अब ये पेनफुल ही होता है, जैसे हमने फॉलिकुलाइटिस में बोला कि कभी पेनफुल दर्द होती है या नहीं होती किसी में, इसमें जो है वो दर्द होगी ही होगी। इसमें पस्ट्यूल बनेगा, उसमें दर्द होगी, ठीक है, ऊपर से ओपनिंग बनेगी। अगर किसी तरह वो फिंसी जो है उसका डिस्चार्ज या पस या पीप निकल जाती है तो फिर आराम आ जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज आती है, सिंगल ओपनिंग बनती है। ठीक, इसमें हम जो है ना गर्म पानी की टकोर कर सकते हैं, मॉइस्ट हीट अगर देंगे ना हम, तो एक तो इन्फेक्शन कंप्रेस होगा और जो है वो स्वेलिंग कम होगी। उसके अलावा जो है वो दर्द भी कम होगा, और फिंसी जो है वो अगर फटेगी, उसमें से पीप निकलेगी, तो वो जो है वो उसमें आराम आ जाएगा। अब फ्रंकल को है, क्योंकि ये एक से अगर ज़्यादा हो, मल्टीपल हो, तो इनको डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए हर्पीज जूस्टर से। हर्पीज जूस्टर में भी मल्टीपल विजाइकल्स दाने बनते हैं, लेकिन वो विजाइकल्स होते हैं, फ्लूइड फिल्ड विजाइकल्स होते हैं। उसके अलावा वो यूनिलेटरल होते हैं, डर्मेटोम का पैटर्न फॉलो करते हैं। उसके अलावा उनमें पेन बहुत ज़्यादा, जलन बहुत ज़्यादा होती है, न्यूरोपैथिक पेन होता है, शिंगल्स वगैरह जैसे हर्पीज जूस्टर। और चिकन पॉक्स के जो भी विजाइकल्स हैं वो भी ऑल ओवर द बॉडी निकलते हैं। तो अगर किसी को 4, 5 या 6 फर्ज करो पस्ट्यूल हैं या फ्रंकल हैं, क्योंकि ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब कभी कभी जो है ना ये फ्रंकल या बॉयल जो है, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, या उसकी हाइजीन ठीक नहीं है, या उसकी ओपनिंग नहीं निकल रही, तो इसकी इंसिशन और ड्रेनेज भी करनी पड़ती है। तो इंसिशन इन ड्रेनेज के लिए ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप करते हैं तो आप करें, लेकिन प्राइमरी केयर सेटिंग में या आउटडोर पेशेंट मैनेजमेंट में आप ना ही करें तो बेहतर है आप रेफर कर दें, जहाँ पे इन पेशेंट मैनेजमेंट होती है वो कर लेंगे, या सर्जन कर लेगा, या जो जिसको एक्सपर्टीज़ हैं वो इंसिशन एंड ड्रेनेज भी कर सकता है। अब इंसिशन और ड्रेनेज के लिए क्या मतलब क्राइटेरिया है कि भाई फिंसी निकली है, बॉयल निकला है, दाना निकला है, अब उसको हम इसको इंसिशन एंड ड्रेनेज करें या ना करें। इसका रूल ये है कि आपने एंटीबायोटिक्स देने, ठीक है, एम्पिरिक ट्रीटमेंट नहीं करनी है, कोई टेस्ट नहीं होता फॉलिकुलाइटिस का, फ्रंकल का या कार्बनकल का। डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होती है। तो आप जो है इसमें क्राइटेरिया ये रखें कि आप एंटीबायोटिक दें, कोएमॉक्सिक्लेव दे दें, ठीक है, या फिर जो है आप डोज प्रॉपर दें, क्लॉक्सिसिलिन दे दें,
एम्पिक्लॉक्स दे दें। फॉर एग्जाम्पल एम्पिक्लॉक्स 500 mg आता है, तो उसमें 250 मिलीग्राम क्लॉक्सिसिलिन है, तो जो अडल्ट डोज होगा वो होगा एम्पिक्लॉक्स का 2 कैप्सूल दिन में 3 या 4 मरतबा। तो ये थोड़ा हाई डोज रखना पड़ेगा आपको, तो मोस्टली जो है वो पेशेंट ठीक हो जाता है। और 48 आवर्स में आपने उसकी असेसमेंट करनी है, अगर पेशेंट बेहतर हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं रेफरल या इंसिशन और ड्रेनेज के लिए। तो अब जो है वो हम बात करेंगे कार्बन किल के बारे में। अब कार्बन किल क्या है? इट इज़ मोर डीपर, इट इज़ मोर डीपर, ठीक। इट इज़ द डीपेस्ट इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल, मल्टीपल हेयर फॉलिकल। ये एक से ज़्यादा हेयर फॉलिकल को इन्वॉल्व करता है, उसमें इन्फ्लेमेशन करवाता है और पस बन जाती है, और ऐसे लगता है जैसे कोई एब्सेस से, छोटे छोटे एब्सेस आपस में मिले हैं, ठीक है, और मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स को उसने पकड़ लिया है। और वो जो वहाँ की जो पस डिस्चार्ज, जैसे फ्रंट के लिए बॉयल था ना, उसकी जो पस डिस्चार्ज थी, जो रेशा निकल रहा था, अगर फटती थी पिंसी तो एक साइड से, अब इसमें जो फ्रंटकिल है, क्योंकि ये मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, एडजेसेंट हेयर फॉलिकल को इन्वॉल्व करवाए, ये भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस ही करवाता है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, ये इट इज द डीपेस्ट इन्फेक्शन ऑफ द मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये स्मॉल एब्सेसिस ऐप बनाता है, और वो ऐसे एक ही साथ होते हैं, उसमें मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और वो दिखने में भी बुरा होता है। और जो है वो कहाँ कहाँ बनता है, एक तो गर्दन के पीछे बन सकता है, बैक ऑफ द नेक पे, शोल्डर पे बनता है, नी पे बनता है, बटक्स पे बनता है, हिप पे बनता है। और कार्बन किल मोस्टली डायबिटिक पेशेंट को होता है, और बहुत ही गंदा होता है। और इसमें क्या होता है कि एब्सेस टाइप होता है, पस होती है, डीप होता है, उसके अलावा जो है सेप्टे बने होते हैं अंदर, तो इसको क्लीन करना पड़ता है, इसकी सर्जिकल डेब्राइडमेंट करनी पड़ती है। तो जो कार्बन किल है, इसकी सर्जिकल डेब्राइडमेंट करनी पड़ती है। अब कार्बन किल जाहिर बात है वो डिफ्रेंशिएट होगा आपके फ्रंट किल से भी बड़ा है, जाहिर बात है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू एंटीबायोटिक्स हम देंगे, और सर्जिकल डेब्राइडमेंट के लिए हम रेफर करेंगे। अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर क्या है कार्बन किल के? कार्बन किल के जो रिस्क फैक्टर हैं उसमें माल न्यूट्रिशन है। फॉर एग्जाम्पल किसी को गिज़ाई कमी है, गिज़ाई किल्लत है, तो उसको कार्बन किल बन सकते हैं। कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, उसको कार्बन किल बन सकता है। उसके अलावा ड्रग एडिक्ट है, चर्सी है, हिरोइनची है, आईवी ड्रग अब्यूज़र है, उसको कार्बन किल बन सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अगर कोई प्रोलॉन्ग्ड स्टीरॉयड थेरेपी इस्तेमाल करता है, मसलन कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है या एज़मा का पेशेंट है, और किसी ने उसको कोई ने या किसी ने भी रखा हुआ है लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी पे, या फिर कोई जाली हकीम है वो देसी पुड़ियाँ देता है, उसमें स्टीरॉयड है और वो खाता जा रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी डायबिटीज़ मेलाइटिस नंबर 1 जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस है। ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड उनको कार्बन किल होता है, और उसकी सर्जिकल डेब्राइडमेंट करनी पड़ती है। उसके अलावा 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कार्बन किल में, डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्क्रीनिंग, एंटीबायोटिक्स और सर्जिकल डेब्राइडमेंट। अब फोलिकुलाइटिस हो या फ्रंकिल हो या कार्बन किल हो, इनकी ट्रीटमेंट में बात करेंगे। कोई भी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू लोकलाइज्ड हो तो टॉपिकल एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है, फ्यूसिटिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीफेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीमिक्सिन बी और बेसिट्रेसन है उसमें। उसके अलावा अगर वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन है तो आप ओरल एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उसमें जो हमारे पास फर्स्ट चॉइस है वो कोमैक्सिक्लेव है, मॉक्सिसिलिन प्लस क्लैल्विनिक एसिड। बच्चों के भी मुख्तलिफ डोज हैं, 156, 312, 457। इसी तरह जो है वो टेबलेट्स भी हैं 625, 375 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम BD एडल्ट डोज है 625 मिलीग्राम TDA से। अगर कोई पेनिसिलिन एलर्जिक है तो आप उसको सेफेलेक्सिन दे सकते हैं, सेपोरेक्स दे सकते हैं, केफ्लेक्स दे सकते हैं। डोज थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर कार्बन किल है तो और ज़्यादा डोज होगा, फ्रंकिल है तो उसके हिसाब से, फोलिकुलाइटिस है तो थोड़ा डोज होगा। तो डोज उससे एडजस्ट कर सकते हैं। आप एम्पिक्लॉक्स दे सकते हैं, उसमें क्लॉक्सिसिलिन है,
वो मीथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए समझो ड्रग ऑफ चॉइस है। और अगर मरसा करवा लेता है तो फ्लोरोक्विनोलोनेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मरसा यानी कि मीथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस पे फ्लोरोक्विनोलोन भी काम नहीं करता, सेफेलेक्सिन भी काम नहीं करता, शायद कोई अमोक्सिक्लेव भी काम ना करे। फिर आपको जाना पड़ेगा क्लेरिथ्रोमाइसिन पे, वो उसकी सिरप भी आते हैं और टेबलेट्स भी आते हैं। पहले भी आपको बता चुका हूँ 250-500 mg में टेबलेट्स आती हैं। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिंडामाइसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिंडा का है जो डोज है वो 450 मिलीग्राम तक है, बुक में लिखा हुआ है। अब जो है आखिर में हाइजीन जो है आप अपनी बेहतर रखें। अगर किसी को रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, रिकरेंट बॉयल हो रहे हैं, रिकरेंट कार्बनकिल हो रहा है, ठीक है, तो उसको फिर उसमें हम जो है वो स्वाब ले लेते हैं मुख्तलिफ एरियाज से और उसको कल्चर के लिए भेज देते हैं और फिर जो सेंसिटिविटी के हिसाब से जो है वो एंटीबायोटिक सेट करते हैं, वरना एम्पिरिकली ही ट्रीट होते हैं ये सारे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। अब एक और चीज़ होती है, अगर एक पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो एक तो वो हाइजीन अपनी प्रॉपर रखेगा। उसके अलावा एक है क्लोरोहेक्सिडीन सॉल्यूशन, यानी कि जैसे डेटोल है। अब डेटोल साबुन नहीं, डेटोल जो लिक्विड आता है उसकी जो ऊपर वाला ढक्कन होता है वो भर के अगर आप रिकरेंट हो रहा है किसी को तो बाल्टी में डाल के तो उससे अगर नहाएंगे तो उससे भी रिकरेंट जो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है उससे बचा जा सकता है। बाकी जो वैक्सिंग है उसमें अब औरतें कोई अल्टरनेट मेथड कर ले या जेंटल वैक्सिंग की तरफ चले जाए। अगर बियर्ड एरिया पे फोलिकुलाइटिस हो रहा है दाढ़ी पे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो आप अच्छा रेज़र का इस्तेमाल कर लें, नाई से बच लें, अपनी किट वगैरह यूज़ कर लें या कोई जिलेट फोम टाइप चीज़ें इस्तेमाल कर लें या मशीन वगैरह का इस्तेमाल कर लें। तो ये सारी चीज़ें आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।